आपने कई एनिमे देखे होंगे, पर ये एनिमे उन सबसे अलग है, क्योंकि इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर आधा इंसान और आधा चिंपैंजी है, जो एक साइंस एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। वो बस अपनी लाइफ बाकी ह्यूमंस जैसा जीना चाहता है, पर लोग उसे खतरे की तरह देखते हैं। एनिमे की शुरुआत एक लैब से होती है, जहां जानवरों को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अचानक उस जगह पर एक ग्रुप धावा बोलता है, जो खुद को एनिमल लिबरेशन अलायंस बताता है। कुछ पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि वे वहां क्या कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि नकाबपोश लोगों के हथियार उनके हथियारों से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। पूरी तरह काबू में आ चुके पुलिस वालों को साफ चेतावनी दी जाती है कि कोई भी विरोध करने की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसा करने पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। थोड़ी देर बाद ये ग्रुप लैब में बंद सभी जानवरों को आज़ाद कर देता है। जाने से पहले उनमें से एक घोषणा करता है कि ये अलायंस यहाँ हो रहे क्रूर एक्सपेरिमेंट्स का अंत करके रहेगा। तभी अचानक एक सदस्य सबको रुकने के लिए कहता है और बताता है कि कुछ ठीक नहीं है। वे जमीन पर पड़े एक चिंपैंजी को देखते हैं जिसे गोली लगी होती है और जो बहुत ज्यादा खून बहा रही होती है। गुस्से में वे मान लेते हैं कि ये भी एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा था। वे कुछ समय मांगते हैं, जब उन्हें एहसास होता है कि वो जानवर मिसकैरेज से गुजर रही है और अगर कुछ नहीं किया गया तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। लेकिन उन्हें बताया जाता है कि पुलिस को पहले ही सूचना दी जा चुकी है और उन्हें तुरंत निकलना होगा। और कोई रास्ता न देख उनमें से एक चिंपांजी को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, ये कहते हुए कि वो एक बेबस जीव को ऐसे लोगों के हाथों नहीं छोड़ सकता जो एनिमल प्रोटेक्शन लॉज को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हैं। इसके बाद सीन एक हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां चिंपैंजी की डिलीवरी सफल होती है और बच्चा पूरी तरह हेल्दी पैदा होता है। कई मेडिकल टेस्ट्स के बाद डॉक्टरों को पता चलता है कि ये बच्चा एक चिंपैंजी और इंसान से पैदा हुआ हाइब्रिड है, जिसे ह्यूमनॉइड कहा जाता है। इसके बाद एनिमे की दुनिया का थोड़ा बैकग्राउंड दिखाया जाता है, जहां बताया जाता है कि 1850 में चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित की थी। कुछ साल बाद हम हन्ना से मिलते हैं, जो प्रोटैगनिस्ट चार्ली, उस हाइब्रिड लड़की की परवरिश करने वाली महिला है। वो बहुत परेशान होती है क्योंकि चार्ली जंगल में चला गया है और स्कूल के लिए देर हो रही है। हन्ना बार बार उसे आवाज़ देती है। तभी चार्ली सामने आता है, उसे मॉम कहकर बुलाता है और उसके पास खड़े आदमी को डैड कहता है। बताया जाता है कि चार्ली को बहुत छोटी उम्र में इस परिवार ने अडॉप्ट किया था और तब से उसे अपने बेटे की तरह ही पाला गया है। हैना उससे कहती है कि सबका सम्मान करें और पेड़ों की डालियों पर कूदना फादना बंद करें। उसके पिता पूछते हैं कि क्या वो स्कूल के पहले दिन को लेकर नर्वस है, लेकिन चार्ली बिल्कुल शांत रहता है और कहता है कि आज का दिन शानदार होगा। स्कूल के सामने पहुंचने पर हैना फिर से चिंता जताती है और पूछती है कि क्या वो सच में ठीक है। वे उसे वहां इसलिए दाखिल करते हैं ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके, दोस्त बना सके और किसी भी दूसरे स्टूडेंट की तरह पढ़ सके। अलविदा कहने से पहले वो उससे अच्छे से बिहेव करने को कहती है, जबकि उसके पिता उसे समझाते हैं कि उन्हें अपने बेटे पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। जैसे ही चार्ली स्कूल के अंदर जाता है, वो सबकी नज़र का केंद्र बन जाता है। बात तेजी से फैलती है और कई लोग उसे ह्यूमन जी कहने लगते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो डॉक्टर ग्रॉसमैन और एक चिंपैंजी का बेटा है, तो फुसफुसाहट और बढ़ जाती है। उत्सुकता तब और बढ़ जाती है जब ये पता चलता है कि वो पहले व्हाइट हाउस भी जा चुका है। इसके बावजूद जब वो क्लासरूम में प्रवेश करता है, तो चार्ली सबके साथ शालीनता से पेश आता है और विस्पर्स और स्टेयर्स से बिल्कुल बेपरवाह दिखता है। एक और सीन में कुछ लड़कियां वो कहती हैं कि चार्ली बहुत क्यूट है और अगर उसका इंस्टाग्राम अकाउंट होता तो वो बहुत पॉपुलर होता। उनमें से एक उसे अपने ग्रुप में इनवाइट करने और फोटो लेने का सुझाव देती है, जो सबको पसंद आता है। वहीं एक लड़का दूरी बनाए रखना बेहतर समझता है, ये कहते हुए कि उसने कहीं पढ़ा था कि एक चिंपैंजी आसानी से 300 किलोग्राम तक उठा सकता है। बाद में कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक बिल्ली ऊंचे पेड़ पर फंसी हुई है। डाली टूटने वाली लगती है और कुछ लोग एम्बुलेंस या टीवी बुलाने की बात करते हैं। तभी एक लड़की बिल्ली को बचाने की कोशिश करती हुई सामने आती है और सब उसे हीरो बनने का नाटक छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वो वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर देती है। उसका नाम लूसी है, जिसे स्कूल की नर्ड कहा जाता है। सब सोचते हैं कि क्या वो सच में सफल हो पाएगी। डरी हुई बिल्ली उस पर भरोसा करने में हिचकिचाती है, लेकिन धीरे धीरे पास आती है। तभी लूसी का पैर फिसल जाता है, लेकिन वो किसी तरह बिल्ली को पकड़ लेती है। छात्रों से सावधानी से नीचे उतरने को कहते हैं और चेतावनी देते हैं कि गिरने पर वो सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगी। इसी बीच डाली चटकने लगती है और दूर से चार्ली खतरा भांप लेता है। एक पल में वो खिड़की से कूदता है और लूसी तथा बिल्ली दोनों को बचा लेता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, ये मानते हुए कि ये अविश्वसनीय है। लूसी के धन्यवाद करने से पहले ही चार्ली बस इतना कहता है कि बिल्ली को चोट नहीं लगी है और उसे सौंप देता है। उसका यूं चले जाना सबको सन्न कर देता है और कुछ लोग कहते हैं कि वो सच में चिंपैंजी जैसा दिखता है। हालांकि एक लड़का समझ नहीं पाता कि ये कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि उसके मुताबिक तो एक नॉर्मल चिंपैंजी भी ऐसा नहीं कर सकता और चार्ली किसी दूसरी दुनिया का प्राणी है। इसके
इसके बाद सीन कैफेटेरिया में पहुंचता है, जहां चार्ली लंच कर रहा होता है। लूसी हिम्मत जुटाकर पूछती है कि क्या उसकी टेबल पर बैठी जा सकती है। वो एक पल रुकता है, फिर कहता है कि कोई भी जहां चाहे बैठ सकता है। बैठने के बाद लूसी एक फिलोसोफर के फेमस सवाल का जिक्र करती है, जिसमें उसने सोचा था कि बैट होना कैसा होगा और वो दुनिया को कैसे देखती है। लूसी कहती है कि उसके हिसाब से सच में जानने का एक ही तरीका है, और वो है खुद बैट बन जाना। चार्ली समझ जाता है कि वो क्या पूछना चाहती है और कहता है कि वो बेझिझक सवाल कर सकती है। लूसी मानती है कि वो हमेशा जानना चाहती थी कि ह्यूमन जीड होना कैसा लगता है और क्या वो दुनिया को अलग तरह से देखता है। चार्ली जवाब देता है कि वो हमेशा ये सोचता रहा है कि इंसान होना कैसा लगता है। लूसी खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या वे दोस्त बन सकते हैं, और वो हामी भर देता है। फिर लूसी बताती है कि उसने उसका केस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है और वे उसके लिए एक सूटेबल जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तभी दो लड़कियां आती हैं और चार्ली से फोटो लेने को कहती हैं, और वो मान जाता है। वे देखती हैं कि उसकी प्लेट में मीट नहीं है और पूछती हैं कि क्या वो ऐसा खाना नहीं खाता। चार्ली बताता है कि उसे नहीं पता कि उसने कभी खाया भी है या नहीं, क्योंकि उसके पेरेंट्स वीगन्स हैं और उसने भी वही रास्ता अपनाया है। अचानक एजी वहां आता है, साफ तौर पर चिढ़ा हुआ, और चार्ली का मजाक उड़ाने लगता है। लड़कियां उसे रोकने को कहती हैं, लेकिन एजी नहीं रुकता। वे बताते हैं कि वो इन दिनों इसीलिए चिड़चिड़ा है क्योंकि उसके परिवार का एक डाइनर है। एजी फिर एक उकसाने वाला सवाल पूछता है कि अगर सारे वीगन्स जानवरों से प्यार करते हैं, तो अगर एक लाइलाज बीमारी वाला चूहा उन्हें काट ले और सिर्फ एक जान बच सकती हो तो वे क्या करेंगे। चार्ली जवाब देता है कि वो चूहे को मार देगा। एजी हैरान हो जाता है और कहता है कि एक वीगन के लिए तो जानवर की जान इंसान के बराबर होनी चाहिए। चार्ली कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो खुद मर जाएगा। एजी जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि सब सुने, ये कहते हुए कि आखिर में वीगन्स भी कार्निवोर से अलग नहीं होते। एक ब्लॉन्ड लड़का एजी को वहां से चले जाने को कहता है। चार्ली बहस खत्म करते हुए कहता है कि अगर बीमार एजी होता तो वो उसे भी मार देता। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। स्कूल से निकलते वक्त चार्ली अपनी मां को इंतजार करते देखता है, लेकिन उसे देखते ही चेहरा घुमाकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद लूसी उसके पीछे जाती है और उसे घुटनों के बल बैठा हुआ पाती है, जहां वो एक बटरफ्लाई को स्पाइडर से बचा रहा होता है। ये दृश्य देखकर लूसी हैरान और प्रभावित होती है। थोड़ी देर बाद चार्ली की मां वहां आती है। चार्ली सामान्य अंदाज में कहता है कि उसने बस स्पाइडर का खाना छीन लिया, लेकिन उसकी मां उन्हें जल्दी चलने को कहती है, बताते हुए कि घर पर कोई उनका इंतजार कर रहा है। वे वहां से जाते हैं और लूसी दूर से चार्ली को देखती रहती है, समझते हुए कि वो सच में बहुत दयालु इंसान है। बिना कुछ कहे वो हल्की सी मुस्कुराहट देती है। इसके बाद सीन कार के अंदर शिफ्ट होता है, जहां चार्ली अपनी मां के पास बैठा होता है। वो पूछती है कि स्कूल का पहला दिन कैसा रहा, लेकिन चार्ली सवाल को पूरी तरह समझ नहीं पाता। फिर वो पूछती है कि क्या उसने कोई दोस्त बनाया, और उम्मीद जताती है कि उसने पूरा दिन पेड़ों पर कूदते फादते नहीं बिताया। चार्ली कहता है कि ऐसा नहीं हुआ, और दोनों शांति से घर लौट आते हैं। इसके बाद अचानक सीन एक जगह पर हुए विस्फोट पर कट होता है, जहां कई लोग घायल पड़े होते हैं। वहां एक बंदर के चेहरे की ड्राइंग और उस अलायंस का साइन छोड़ा जाता है जो हमले के लिए जिम्मेदार है। थोड़ी देर बाद एक समूह को बॉम्ब ब्लास्ट का जश्न मनाते दिखाया जाता है। कोई कहता है कि वहां एक बच्चा भी था, लेकिन लीडर को कोई परवाह नहीं होती। उनके लिए ये सिर्फ शुरुआत है, एक वॉर डिक्लेरेशन, और युद्ध में दया की कोई जगह नहीं होती। कोलैटरल डैमेज को अनिवार्य माना जाता है। फिर लीडर आगे आकर पूछता है कि उन्होंने कितने जानवरों को बचाया। बाकी लोग कहते हैं कि उनके पास सिर्फ इंसानों की जानकारी है। गुस्से में वो सबका ध्यान खींचता है और ऐलान करता है कि दया के लायक सिर्फ जानवर हैं। उसके मुताबिक वही ऐसे प्राणी हैं जो इंसानों के हाथों सिर्फ पीड़ा सहने और मरने के लिए पैदा होते हैं। ये सुनकर कुछ सदस्य रोने लगते हैं और लीडर के दर्द और गुस्से को साझा करते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और बताता है कि ये धमाका हर वेबसाइट और सोशल नेटवर्क पर छाया हुआ है। फिर वो चार्ली की एक फोटो दिखाता है और कहता है कि वही उनका अगला टारगेट होगा। 15 साल बीत चुके हैं, अब इंतजार की कोई वजह नहीं है। उन्हें किसी भी तरह उसे पकड़ना होगा ताकि वॉर ऑफ द विंग को आगे बढ़ाया जा सके। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।